नमस्कार मित्रों, आपका वार्म वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लॉकडाउन के कारण हम सबको घर पर रहना है, लेकिन फिर भी हमें हमारे किसी भी काम को छोड़ना भी नहीं है। हम घर पर रह कर के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरएएस की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ सबकी अच्छी चल रही होगी। आरएएस ही क्यों, कोई और एग्ज़ाम भी क्यों नहीं, जिस सभी में जनरल साइंस आती है उन सभी के लिए ये एनसीईआरटी की बुक्स रामबाण हैं। इसलिए हम एक समरी के रूप में इनको कंप्लीट करेंगे। और अभी लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे वीडियोस बेनिफिशियल रहने वाले हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले नियमों का पालन करें और एक अच्छे सिविलियन बने। अपना काम एक अच्छी लगन के साथ करें। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर 1। क्लास 6th के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ होगा, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ये ऑल इंडिया लेवल के लिए होती हैं, इसलिए हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। तो आरएएस की प्रिपरेशन के लिए भी ये रामबाण है। तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज स्टार्ट करते हैं। इसमें 18 चैप्टर हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इन सभी लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण। अब देखिए, न्यूट्रिशन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो उस सब को कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हम ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज यानी कि जो मिनरल है, ये हमारे भोजन के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वहीं जो प्रोटीन होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ में नाइट्रोजन भी उसका मुख्य घटक होता है। वसा हम जानते हैं हमें घी और तेल से मिलती है। विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। और मिनरल्स है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ये सभी हमारे भोजन के कंपोनेंट हैं और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है और इन्हें ही हम जो है पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। इस अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग बीइंग है, हर लिविंग बीइंग को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से ग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद भोजन बना सकते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारी मम्मी हमारे लिए घर में भोजन बनाती है, तो हमें तो भोजन मिल जाता है, लेकिन हमने जो ये भोजन मम्मी ने बनाया है ये कहाँ से आया? आप कहोगे मार्केट से आया। तो फिर मार्केट में कहाँ से आया? ये इस प्लांट से, प्लांट प्रोडक्ट हैं, वही मार्केट में जो है बिकने के लिए आते हैं, सेलिंग के लिए आते हैं, मार्केटिंग होती है, पूरा एक उनका प्रोसेस है। तो हम जो जीवों को, लिविंग बीइंग को जो फूड जो मिलता है वो या तो प्लांट प्रोडक्ट होता है या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। हम जो भी एनिमल्स हैं वो कोई भी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पावर ग्रीन प्लांट्स के पास है। हरी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश में वो भोजन बनाते हैं। इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है और वो पानी जो जमीन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी रूट्स के द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है और जो जंतु है उन्हें किसी दूसरे
जीवों पर या पादपों पर निर्भर रहना होता है। कोई भी जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्लांट पर ही डिपेंड करता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं पादपों में पोषण की क्या विधि है। तो जो प्लांट्स हैं, देखिए प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के पोषण को हम जो है ऑटोट्रॉफिक पोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक या विषम पोषी कहते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती के ऊपर वो सारे के सारे विषम पोषी हैं, और हरे जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। अब यहां पर एक जो पहेली दी गई है इस बुक में, पहेली नाम का एक ये कैरेक्टर है, पहेली और बूझो, जो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि वो बच्चे हैं और बच्चों का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब देखिए प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या हरित लवक। उस क्लोरोफिल के कारण ही वो भोजन बना सकती हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड पर काम नहीं करती है, ऑक्सीजन पर काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हैं। जिस प्रकार से पादप है, जो प्लांट्स हैं, उनकी खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है, यानी कि उनमें भोजन कहाँ बनता है भाई, तो वो ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, वहां पर ये खाना बनाते हैं। तो यहां पर ये बताया जा रहा है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी कि जो ग्रीन लीव्स हैं वहीं पर भोजन बनता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मिट्टी में जो उपस्थित मिनरल्स हैं, वाटर हैं, वो उन तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए उनमें कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनके द्वारा, रूट के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया गया मटेरियल है वो लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स ने जो फूड कंटेंट बनाया है, फूड बनाया है, वो सारा का सारा बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। और एक्सेस में जो फूड होता है वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वही हम खाते हैं। अब ये देखिए लीव्स है, लीव्स की जो ऊपर की डर्मिस होती है उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर बताया गया है सेल्स। तो हम सेल्स पर डिस्कशन करते हैं कि ये सेल्स क्या होते हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, टिश्यू यानी उत्तक। तो मैं दोनों ही शब्दों को क्लियर कर देता हूँ। हमारा घर जब हम बनाते हैं तो हमने देखा होगा कि ये जो घर है ईंट से, सीमेंट के गारे से मिलकर के बना है, एक एक ईंट से मिलकर के बना है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो घर है उसकी छोटी से छोटी इकाई वो ईंट है जिसके जुड़ने से हमारा घर बना है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी छोटे छोटे जिन यूनिट से मिलकर के बना है, उसी यूनिट को हम सेल कहते हैं। चाहे वो सेल हमारी आंख की सेल हो, चाहे वो हमारी स्किन की सेल हो, चाहे वो हमारे हार्ट की सेल हो, स्टमक की सेल हो, कोई भी सेल हो सकती है। जब हम ब्रॉड आगे बड़े स्तर पर, मॉडरेट लेवल पर जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास 7th के स्टैंडर्ड पर मैं बात कर रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, हमारे शरीर की सारी संरचनाएं कोशिका से बनी हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई कोशिका है।
हमारे शरीर के सारे काम, चाहे वो भोजन का डाइजेशन हो, फूड का डाइजेशन हो, हमारे रेस्पिरेशन हो, हमारा एक्सक्रीशन हो, कहीं ना कहीं छोटे से छोटे लेवल पर जाकर के सेल में ही होता है। इसलिए हमारे सारे फंक्शनल यूनिट जो हैं वो भी सेल है। जिस प्रकार से अगर आप एक बलून ले लें, बलून के अंदर आप पानी भर लें, तो अंदर का मटेरियल हो गया और बाहर की एक लेयर हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी सेल भी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, जिसमें बलून का जो कवर है उसको आप सेल मेम्ब्रेन मान सकते हैं, और अंदर का जो मटेरियल है उसे आप साइटोप्लाज्म मान सकते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक मान सकते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म कहते हैं हम कोशिका द्रव्य को, यानी कि जो भी उस सेल के अंदर भरा हुआ है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये एक सेल है। इस सेल को आप देखिए, इसके अंदर जो भी मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है ये कोशिका द्रव्य है, और एक अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसको हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर एक झिल्ली है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर एक टर्मिनोलॉजी और बताता हूं, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, अगर हम इन दोनों को साथ में बात करें तो हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बात को नोटिफाइड रखें कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं कि जो रंध्र यानी कि स्टोमेटा, लीव्स की अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, यानी ऊपरी सतह और निचली सतह, इन पर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र हैं ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जिस प्रकार हम हमारे नॉस्ट्रियल से जो ब्रीदिंग करते हैं, यानी नासा छिद्रों से जो गैस अंदर लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार प्लांट्स भी इन लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा है उनके द्वारा जो गैस अंदर इंटैक्ट करते हैं, और ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो भी स्टोमेटा होते हैं एक द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं, और ऐसे छिद्रों को यानी कि उस स्टोमेटा को, उस रंध्रों को और उस द्वार कोशिकाओं को हम पूरा कंप्लीट रूप से रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज यानी कि वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल के अंदर हैं, वाहिकाओं के द्वारा यानी वेसल्स के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये वाहिकाएं क्या हैं? ये वाहिकाएं एक नलिका के समान संरचनाएं होती हैं जो जड़ों से लेकर के तना, ब्रांच और पत्तियों तक फैली होती हैं, और जो भी पोषक पदार्थ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये एक पासेज का काम करती है, एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के लिए हम लेसन 11 में पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने एक टिश्यू वर्ड इस्तेमाल किया, तो हम चैप्टर 11 में देखेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर एक पहेली है, ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है जिससे वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, परंतु प्लांट्स के दूसरे पार्ट नहीं कर सकते। तो हम इसका आंसर है कि अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, क्लोरोफिल। एक हरे रंग का वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में एनर्जी लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इसी एनर्जी का एब्जॉर्ब करके जो रूट्स ने, जो जड़ों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल करवाया है, फूड सिंथेसिस होता है, खाद्य निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप यहां पर इस को आप देख सकते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सभी जीवों के लिए हम देखते हैं इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट है, और इसी सनलाइट का जो एक अभूतपूर्व प्रोसेस करती हैं ये लीव्स, और इस सोलर एनर्जी को संग्रहित कर लेती है, स्टोर कर लेती हैं। एक बार आप इमेजिन कीजिए कि अगर पत्तियों ने भोजन बनाना बंद कर दिया या ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाए तो क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, हमें भोजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और अगर प्रकाश संश्लेषण न हो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो हमें भोजन उपलब्ध नहीं होगा, और अगर भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, और प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। हम सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। इसको एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाया गया है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप इसको नोटबुक में अलग से लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल वाटर H2O, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनने का मतलब है फूड सिंथेसिस हुआ है, और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, O2 निकल जाती है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकल जाती है, कार्बोहाइड्रेट। और देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर, इस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं, मंड स्टार्च। अब आप इसको और समझ सकते हैं, घर में चावल बनते हैं तो जो चावल का पानी है वो स्टार्च का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो लीव्स है, इस लीव्स की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहां पर आपको एक लीव्स की आउटर सरफेस दिखाई दे रही है, ये उसकी इनर सरफेस है। ये जहां पर आप पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये इसकी सबसे अपर सेल है, और ये वाली जो सेल है ये एपिडर्मिस हम इसको बोलते हैं। ये लोअर सरफेस दिखाई दे रही है, और इनके अंदर एयर चेम्बर्स आप देख पा रहे हैं, और ये जो है ये इनको हम जो द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर के जो पिगमेंट हैं ये क्लोरोफिल है, और इसी को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे बीच में जो जगह बनी हुई है, जो ये वाली नहीं, ये पॉइंटर जिस वक्त है ये नहीं, ये तो आप कह सकते हो ये थोड़ी एयर चेम्बर्स हैं अंदर उन सेल के बीच में। ये बाहर यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर, इसको हम स्टोमेटा बोलेंगे। बड़ा अगर आप इसको देखोगे ये वाला स्टोमेटा है। अब देखिए, क्या रात में भी फिर फूड सिंथेसिस होता है क्या? नहीं, रात के समय में या अंधेरे में भोजन का निर्माण नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर पत्तियां सिर्फ अंधेरे में रखी जाए, डार्क में रखी जाए, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है इसका मतलब है फूड सिंथेसिस नहीं हुआ है। फूड सिंथेसिस नहीं हुआ है, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अब यहां पर अब ये बूझो है,
ये बूझो ये जानना चाहता है कि कुछ प्लांट्स की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती हैं। क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए, सामान्यतया जो अदर कलर है, जो भी दूसरे कलर हमें दिखाई देते हैं, वो सब अलग अलग पिगमेंट के कारण होते हैं, अलग अलग वर्णकों के कारण होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है, उस हरे वर्णक के द्वारा ही होता है। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो या तो अगर लीव्स नहीं है किसी प्लांट में, लीव्स कन्वर्ट हो गई है स्पाइन्स में, तो हम देख सकते हैं उस पौधे का जो स्टेम होता है वो हरे कलर का हो जाता है। अपने रेगिस्तानी जो भी पादप होते हैं, मरुस्थलीय जो भी पादप होते हैं, वो उनमें तने जो होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो फूड सिंथेसिस का काम करते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। अब भाई गर्मी ज्यादा है, पानी की कमी है, और वहां पे अगर वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन अगर रेगुलर रहेगा तो प्लांट में उस पानी की कमी हो जाएगी और वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो ग्रीन लीव्स हैं वो लीव्स न होकर के वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो भी रेगिस्तानी जंतु है उनसे भी उसका बचाव होता है, जैसे बकरी है, ऊंट है, उनसे भी बचे रहते हैं और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी नहीं होता है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो अब यहां पर मैं ही आपसे बात करता हूं जो मैंने भी पढ़ाई है, जो ये ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन है, क्या ये प्लांट्स के लिए बुराई नहीं है? पानी की कमी हो जाती है और इतना पानी वेस्टेज होता है। देखिए, इसको हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, एक आवश्यक बुराई है। अब यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको यूं ही समझा देता हूं। एक्टिविटी में क्या है कि हमें पता करना होता है कि किसी लीव्स में जो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हम आयोडीन के द्वारा करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर आयोडीन टेस्ट के अंदर वहां पर बैंगनी रंग बनता है तो उसका मतलब होता है कि हाँ वहां पर कार्बोहाइड्रेट है, अन्यथा नहीं है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या अन्य रंगों की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अथवा ढक लेते हैं। इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जो अभी बूझो का एक क्वेश्चन आया था, तो यहां पर कोई दूसरा पिगमेंट है, उसके साथ साथ में क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल सामान्यतः क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। तो यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा इस चीज़ को नोटिफाई करें। बाकी जो भी 7th के अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये बात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हाँ क्लोरोफिल है, भोजन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल करता है, दूसरे कलर के कारण उस लीव्स का कलर वैसा हो गया है। अब यहाँ पर एक नाम आया है शैवाल, एल्गी। तो ये एल्गी क्या है? देखिए, हमने देखा होगा नालियों के आसपास जहां पानी इकट्ठा होता है, बारिश के द्वारा गिली हुई जो दीवारें हैं या जो पौंड है, जलाशय है, उसके आसपास जलाशय पर हमें हरे रंग का एक पादप जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे ही हम एल्गी कहते हैं। और ये जो अगर
एल्गी है ये ग्रीन होती है, और ये ग्रीन एल्गी भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है और खुद भोजन बनाती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, ये सामान्य तो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप भी पादपों पर परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। परजीवी का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पहली ये बुक ने हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या हम प्लांट पर परजीवी हैं क्या। तो देखिए, हमारा सारा जीवन, हमारी सारी एनर्जी की जो डिमांड होती है वो हम प्लांट से ही कंप्लीट करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी अटेंशन को बनाए रखें। मैं नहीं चाहता कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देखें, एक साथ कंटिन्यू करें। बीच में आप पानी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठिए और इसको एक साथ कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चाय पानी ले सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। और ये बात मैं सिर्फ क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, जो भी मेरे RS एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बात लागू नहीं होगी, वो पानी पी सकते हैं सिर्फ, बाकी उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब यहां पर एक पहली वापस क्वेश्चन पूछ रही है, क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? हाँ, ये सारे जीव परजीवी है। इसके बाद में देखिए यहां पर एक आया है, एक आप इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक इमेज देखिए। ये जो इमेज है यहां पर इसे पीचर प्लांट या घटपर्णी पादप कहते हैं। इसकी जो आकृति है, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो घड़े के जैसी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें ढक्कन लगा हुआ है, इसकी लीड है, और ये जो इसकी लीव्स हैं ये घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई हैं। ये भी प्लांट्स हैं। आप आश्चर्य कर सकते हैं, इनको हम कीटाहारी पादप कहते हैं, यानी कि ये इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये मच्छर, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी बॉडी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को ये मच्छर को खा करके, इंसेक्ट्स को खा करके कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो क्या कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है, विस्मयकारी नहीं है? बिल्कुल ये एक आश्चर्यजनक है। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि ग्रीन प्लांट्स हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये भी ग्रीन है, इनकी लीव्स भी ग्रीन है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक इसका रीज़न बताया, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये ऐसा करते हैं। तो जो भी मच्छर या जो भी कीड़ा है वो ये फंस जाता है, इसलिए हम इनको इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी पादप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप हैं और सनड्यू कीट भक्षी, ये पादपों के कीट भक्षी प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर ये बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये ऐसा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मृत जीवी, जो मरे हुए का भक्षण करे, मरे हुए पदार्थों को अपना लें। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं। क्या प्लांट्स भी इस तरीके के होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा फंगी का, फंगस का, मशरूम का। तो ये जो भी मशरूम होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये ग्रीन भी नहीं होते हैं। ये मटमैले कलर के, भूरे से रंग के, राखिया रंग के, ग्रे कलर के होते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है।
आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर कई बार हम जो मशरूम है वो देखते हैं, और हो सकता है बहुत से लोग इसे प्रोटीन डाइट के रूप में भी लेते हैं। इसके अलावा एक हम देखते हैं कि हमारे घरों में कई बार ब्रेड या रोटी खराब हो जाती है तो उसके ऊपर कुछ हल्के काले भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो वो काले भूरे रंग का जो एक स्पंजी जैसा सा, एक जाली का जैसा सा नेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है, वही फंगस होती है। तो आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें समझाया गया है। आप इसको एक आइडेंटिफाई कीजिए। ये देखिए यहाँ पर, तो इस ब्रेड के ऊपर ये फंगस ग्रो हुई हुई है। और हम भी अगर एक टिफ़िन को बंद करके रख दें जिसमें कुछ फूड मटेरियल है, उसमें भी फंगस आ जाती है। तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो यह जीव जो है ये फंगस कहलाता है, और इसकी जो न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग यानी मृत और विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह से कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। यानी कि इनकी आप बॉडी से कुछ सिक्रीशन होगा, और वो जो सिक्रीशन है वो उस सब्सटेंस को गलाएगा और फिर ये उसको शक कर लेगा, उसको चूस लेगा, एक विलियन के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर सब ये बताया गया है, ठीक इसी लैंग्वेज में है। तो इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृत जीवी पोषण कहते हैं, सेप्टोट्रॉफिक, ठीक है, या सेप्रोफिटिक। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग जो भी सब्सटेंस हैं उनके ऊपर। कई बार आपने देखा होगा हमारे घरों में जो अचार होता है, और वो अगर अचार उस तेल के बाहर रह जाता है, उस केरी का पीस, तो उस पर कुछ बूफन आ जाती है। हम आम लैंग्वेज में कहते हैं बूफन आ गई, फंगस आ गई, ठीक है। तो वही फंगस है, फंजाई है, कवक है। ये अचार, कपड़े, चमड़े, इन सब पदार्थों पर ग्रो कर सकते हैं। अगर कपड़े के अंदर थोड़ी नमी है, सीलन है, और उसको अगर हम समेट कर रख देते हैं तो उसमें भी इस तरीके की जो फंगस है वो डेवलप हो जाती हैं। ये थोड़ी मॉइस्चर वाली जगह पर, थोड़ी गर्म वाली जगह पर ये होती है। इसके कारण हमको स्किन की डिजीज़ भी होती है। देखिए हमारी जो स्किन की डिजीज़ है, रेशेज हैं, ठीक है, ये भी एक फंगस के कारण ही होते हैं। बारिश के दिनों में ये कुछ ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक पहेली है। पहेली को याद आया है कि उसके जो जूते थे वो बारिश के मौसम में गीले हो गए थे और पहनती थी, और बारिश में उस पर जो है फंगस आ गई और वो खराब हो गए। तो ये फंगस कैसे अचानक से प्रकट हो जाते हैं? देखिए हमारे आसपास इस फंगस के स्पोर्स हैं, और जैसे ही इन फंगस के स्पोर्स को एडेप्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ये ग्रो कर जाते हैं, ये उग जाते हैं। उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन थोड़ा गर्म, और जो है नमी, मॉइस्चर। तो आप देखते हैं हमारा जो भी फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे कि दाल है, आलू की सब्जी है, फूड स्टफ्स अगर हम बाहर रख देते हैं गर्मियों में तो खराब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब हम उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है कम होता है, और कम टेम्परेचर के अंदर वो ख़राब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बूझो जो उसको एक बात याद आ रही है कि उसके जो दादाजी ने उसको बताई थी कि जो फंगस के कारण उसकी जो गेहूं की फसल है वो खराब हो गई थी। तो क्या ये फंगस रोग के कारक होते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, हमें जैसे रोग होते हैं स्किन के डिजीज़, इसमें मैंने एक बताया है, वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो फंगस के कारण होती हैं। अब यहाँ पर पहली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो देखिए
बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो फंगस से बनाई जाती हैं, जिसमें पेनिसिलिन नाम की एक जो मेडिसिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनाई जाती हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस बात को नोटिफाई कर लें, पेनिसिलिन मेडिसिन पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनाई जाती हैं। अब यहां पर अब हम एक नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे हम एक जो ह्यूमन बीइंग है वो सारे के सारे साथ में ही रहते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो यहां पर इस तरह के रिलेशन को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, सहजीवी संबंध हम उसको कहते हैं। तो कुछ जो फंगस हैं, कुछ जो कवक हैं, वो पादपों की जड़ों में, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वहां पर कवक को जो ये ट्री होता है वो पोषण देता है और उसके बदले में जल एवं पोषक के अवशोषण में उसको सहायता मिलती है। तो दोनों का फायदा हो गया। जब दोनों का फायदा होता है, यानी कि जो सहजीवन में जो साथ रह रहे हैं उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अगर सिर्फ एक का फायदा और एक का नुकसान है तो वो तो परजीवी संबंध हो गया है। यहाँ पर दोनों का जो है फायदा होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो वृक्ष है इसको इस फंगस के कारण बेनिफिट होता है और एक महत्व है। इसके अलावा हम एक और चीज यहाँ पर देखते हैं, लाइकेन। अब हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन में जो दो साथ में संबंध बनता है, एक शैवाल होता है और एक फंगस होता है, और इसको हम मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी कह सकते हैं, मास्टर स्लेव जो रिलेशन भी कह सकते हैं। तो लाइकेन है, इसमें एक शैवाल होता है। शैवाल जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन कलर है और वो फूड सिंथेसिस कर लेता है। वहीं जो फंगस है वो रहने का स्थान देता है, आवास देता है। यहां पर हम देख सकते हैं रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। तो जल उपलब्ध हो गया, पोषण उपलब्ध हो गया, रहने का आवास मिल गया। शैवाल क्या करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है, और फंगस को वो भोजन अवेलेबल हो जाता है। तो दोनों का रिलेशन साथ साथ में चलता है। इसे ही हम सहजीवी संबंध या अपन कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक बचता है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ग्रो करते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, और वो प्लांट्स मिट्टी से ही सारे के सारे मिनरल्स, वाटर लेते हैं। तो क्या इन मिनरल्स की कमी नहीं हो जाती होगी? तो आखिर इस मिट्टी के अंदर ये मिनरल्स की कमी पूरी कैसे होती है? देखिए, अगर स्कूलों के अंदर गार्डन है तो क्लास 7th के स्टूडेंट अच्छे से समझें इस बात को। स्कूलों में, घरों में जो भी गार्डन है, तो गार्डनर को, माली को आपने देखा होगा कि लॉन के अंदर, गमलों के अंदर वो खाद देता है, उनमें फर्टिलाइजर देता है। खाद यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। इसका सीधा सीधा है कि नेचुरल जो प्रोडक्ट है, गाय का गोबर वगैरह है, वो तो है खाद, और जो फैक्ट्रियों में बना हुआ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड जो है उसे हम एनपीके फर्टिलाइजर बोलते हैं। यूरिया एक, आप इसका एक अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं। तो ये हम सब मिट्टी में डालते हैं ताकि जो मिनरल्स वैल्यू है वो खत्म ना हो, मिट्टी की बरकरार रहे। तो इस उर्वरक के द्वारा और इस खाद के द्वारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, देखिए नाइट्रोजन यानी N, ठीक है, फास्फोरस यानी P और पोटेशियम यानी K, NPK जैसे पादप पोषक होते हैं। अब आप कहोगे सर पोटेशियम को P क्यों नहीं कहा? क्योंकि
पोटेशियम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो केलियम होता है, इसलिए हम यहाँ पर NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और केलियम यानी पोटेशियम को डिफाइन करते हैं। तो जब प्लांट्स इनको रेगुलर लेते रहते हैं तो मिट्टी में इनकी कमी हो जाती है, इसलिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में इन्हें देना होता है। इसलिए मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि के अंदर, लैंड के अंदर हम उर्वरक तथा खाद मिलाते हैं। ठीक है, और हमारे जो भी प्लांट्स हैं उनको मिनरल वैल्यू अगर कंप्लीट होती है तो वो हेल्दी होते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। अब देखिए नाइट्रोजन मैंने आपको सबसे पहले इस लेसन में बताया है कि प्रोटीन का मेन सोर्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ एक कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस प्लांट में नाइट्रोजन कम हो गया यानी प्रोटीन भी कम हो जाएगा। और हम जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को, या प्लांट्स, हमें नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं मिल सकती, हमें प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। और ये प्लांट्स भी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इनको मिट्टी के अंदर एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को चेंज करता है। ठीक है, और उस चेंजिंग जो सप्लीमेंट है उसको ये सारे के सारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए ये जो भी प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से, हवा से नाइट्रोजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। जब हम एयर कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी डायरेक्ट नहीं ले सकते, डायरेक्ट ये CO2 ले सकते हैं। नाइट्रोजन इनको विले फॉर्म में ही लेनी होती है, विले यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में ही लेनी होती है, मिट्टी से ही इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को यानी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और ये राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ये राइजोबियम कहाँ रहता है? देखिए अपने जो भी फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर है, चना है, मूंग है, सेब है, ये जो भी फलियां जिनमें होती है जैसे ग्वार है, इन सब की पादपों की जड़ों में ये रहते हैं। इन पादपों की जड़ों में गांठें होती हैं। आप पता कीजिए, जो भी अपने यहाँ जो भी किसान भाई हैं, जो भी बच्चे इस फार्मर फैमिली से होते हैं, उन सबको ये पता है कि हाँ इन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में बदल देता है, और ये नाइट्रेट्स ही फिर पौधों के काम में आती है। इसलिए हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, फसलों को बदल बदल कर उगाते हैं। दालों की फसलें उगाने के बाद में मिट्टी में जो क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी वो अच्छी हो जाती है। अतः उनमें जो यहाँ पर प्लांट्स में और उस बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन का हमारे फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। तो दालों की फसलों के लिए मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि जो भी दालें हम उगाते हैं उनके अंदर हमें नाइट्रोजन अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती, और उस फसल की कटाई के बाद जो अगली फसल उगाते हैं उसके लिए भी हमें बेनिफिशियल वो क्रॉप रहती है। तो इस जो लेसन में हमने अभी तक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, और बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं।
इसके अलावा एक अमरबेल भी ऐसा प्लांट होता है जो, देखता हूं इसमें फोटो है क्या, इसमें फोटो नहीं दी है। तो अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है, हमने देखा होगा हमारे आसपास, खूब ग्रो करता है बारिश के मौसम में। वह भी दूसरे प्लांट्स पर जो है डिपेंड करता है। तो अब हम ये चैप्टर खत्म होने को आ गए हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, वो ये है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य जो पदार्थ है उनका संश्लेषण किस प्रकार से होता है। एक पेज स्कैनिंग से रह गया था कोई गलती से, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं, बस उसमें एक तो परपोषी पादपों में एक अमरबेल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस अपनाते हैं, यानी कि जो भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पीचर प्लांट पर डिस्कशन कर लिया, अमरबेल हो गया, तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषमपोषी पोषण। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी है जो दूसरे के ऊपर जो आधारित होते हैं, कीट बख्शी पादप होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने इस चैप्टर में की है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये इसकी समरी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इस समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, आप देख सकते हैं। अब आपके साथ सारा कंप्लीट हो गया है, आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। अब अपना चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अपन नए चैप्टर में। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। मौका मिला तो किसी दिन अपन लाइव होंगे, उस सेशन में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे आपके जो क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको पता नहीं होगा इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो आप उनको भी ये लिंक शेयर कीजिए। इसके अलावा आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक इस लेसन की समरी जो है वो मैंने प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए इस तरीके से। तो आप ये सब अपन पढ़ चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वीडियोस के वो आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, लाइक करना अच्छा लगता है। शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।